दोस्तों, इस रिपोर्ट में कई सारी बड़ी बड़ी खबरें और बहुत सारी ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के लास्ट में हम स्मृति ईरानी की बात करेंगे। हमारे देश की जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं वो मदीना शरीफ पहुंची हैं। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत का कोई नॉन मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मदीना शरीफ पहुंचा हो। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत हम यमन से कर लेते हैं। दोस्तों, यमन के हूतीस के सामने अमेरिका और बड़े बड़े देश घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते हैं। कोई भी देश यमन के हूतीस के खिलाफ समुद्र में लड़ाई के लिए नहीं उतर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अब सामने आ चुकी है। सोचने वाली बात है कि छोटे से यमन के खिलाफ बड़े बड़े देश समुद्र में लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आखिर क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो ताकत यमन के पास है समुद्र में लड़ाई लड़ने की, वो ताकत बड़े बड़े नाटो के देशों के पास मौजूद नहीं है। मिलिट्री एक्सपर्ट फैबियन हिंस ने यमन के हूतीस की एंटी शिप मिसाइलों की एक पूरी लिस्ट जारी की है। हूतीस के पास कौन कौन सी एंटी शिप मिसाइल हैं, वो कितनी दूर तक मार कर सकती हैं, सारी डिटेल इस लिस्ट में जारी की गई है। आपकी स्क्रीन पर लिस्ट है। रोवेज, अलमंडब 1, अलमंडब 2, सैयद, कुद्स ZO, सेजिल, मोहित, आसिफ, टैंकिल, फालेक, अल बहर अल अहमर, मयून। इतनी टाइप की एंटी शिप मिसाइल यमन के हूतीस के पास है और ये ऐसी मिसाइलें हैं जो नाटो के बहुत सारे देशों के पास ऐसी खतरनाक मिसाइलें मौजूद नहीं हैं। यमन के हूतीस समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र पे ही राज करते हैं, तो उन्होंने अपनी समुद्र की ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका और उसके नाटो देश समुद्र में उतरकर हूतीस के खिलाफ जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो ताकत इस वक्त हूतीस के पास मौजूद है समुद्र में लड़ने के लिए, बड़े बड़े अमेरिकी देशों के पास और नाटो देशों के पास नहीं है। यही बात ईरान ने भी कही थी कि हम हूतीस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही हूतीस को हथियार पहुंचा रहे हैं। हूतीस खुद इतने काबिल हो चुके हैं, उन्होंने खुद अपने दम पर इतने बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दूं, हूतीस के लोगों ने खुद यमन के अंदर यह एक रिमोट से चलने वाली नाव तैयार की है। यह भी लड़ाकू नाव है। रिमोट के जरिए यह जाएगी समुद्र में, किसी भी जहाज को जाकर यह टारगेट कर सकती है। इस नाव को भी यमन के हूतीस ने खुद बनाया है। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में आज सुबह से अब तक 9 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और इसकी जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है। एक टैंक को उड़ाया, उसमें 4 सैनिक मरे थे। उसके कुछ घंटों के बाद एक गाड़ी जा रही थी जिसमें इनके हथियार वगैरह रखे हुए थे। उस गाड़ी को हमास के लोगों ने टारगेट किया, जिसमें 6 इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों समेत सैनिकों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर सुबह से लेकर अब तक गाजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर 9 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दोस्तों, एलन मस्क ने हमास का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर उस पर हो गए थे, 1,25,000 लगभग। और उसके बाद एलन मस्क ने उसके ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। जैसे ही अल-कस्साम ब्रिगेड का ट्विटर अकाउंट एलन मस्क ने डिलीट किया, लोगों ने एलन मस्क से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपने अल-कस्साम का तो ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस का और इजराइल के सभी संगठनों का ट्विटर अकाउंट आराम से चल रहा है, उसको आपने डिलीट क्यों नहीं किया? अल-कस्साम ब्रिगेड का डिलीट क्यों कर दिया? अब इसके बाद एलन मस्क की सफाई आई है। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है, इसलिए हमने हमास के इस ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। एलन मस्क ने कहा कि हमास के लोग अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी देते हैं। अमेरिका ने हमास को मान्यता नहीं दी है, अमेरिका ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है, इसलिए हमने उनके ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। क्या ही लॉजिक लगाते हैं यार ये लोग। इन लोगों को इजराइल का नरसंहार नहीं दिखता है। ब्रिटिश का एक सांसद संसद में खड़े होकर कहता है कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ जो नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया है, यह मुकदमा अफ्रीका को बहुत भारी पड़ने वाला है। इस मुकदमे के बाद यह बात साफ हो जाती है कि साउथ अफ्रीका खुलकर आतंकी संगठन हमास की मदद कर रहा है। इसने कहा कि साउथ अफ्रीका का यह मुकदमा साउथ अफ्रीका को आतंकवादी प्रॉक्सी बनने के लिए खतरे में डाल सकता है। मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है इस बात की कि साउथ अफ्रीका ने आखिर क्यों इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दर्ज करा दिया। यार वो हिम्मत तो दिखा रहा है कम से कम एक नॉन मुस्लिम देश होकर। जब OIC जैसे संगठन चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे, मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, तो इन जैसे लोगों को कहने का तो मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीका को अब सब लोग घेर रहे हैं कि आप
आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो। वहीं दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको खबर दे चुका हूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन यहूदियों ने कुछ अंडरग्राउंड गुप्त सुरंगें बनाई थी, जहां पर ये लोग प्रेयर वगैरह करते हैं। वहां पर इन्होंने रातों रात खुदाई करके कुछ गुप्त सुरंगें बनाई और उसमें न जाने ये लोग क्या क्या काम करते थे। जब अमेरिका की NYPD ने उन सुरंगों को पकड़ा और उसको सीज किया तो इन लोगों ने वहां पर पुलिस से लड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कई सारे यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इन सुरंगों की ठीक से जांच होनी चाहिए कि आखिर ये लोग इन सुरंगों के अंदर कर क्या रहे थे और उन्होंने ये किस लिए बनाई थी, इनका मकसद क्या है। फिलहाल इस खबर की अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इनकी सुरंगें कहां कहां पर और मौजूद हैं। तो ये लोग अमेरिका के अंदर भी बैठकर इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। दोस्तों अब स्मृति ईरानी की खबर की तरफ चलते हैं। हज और उम्रे को लेकर स्मृति ईरानी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी अरब पहुंचती हैं। हज और उम्रे के बारे में कुछ बातचीत करनी थी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। कितने लोगों को जाना है हज करने, उसकी संख्या क्या होगी, कितना रेट होगा और वहां पर जाकर किस तरह की सुविधाएं इंडियन हाजियों को मिलती हैं, उन सारी चीजों की देखभाल करने के लिए स्मृति ईरानी सऊदी अरब के अंदर गई थी। स्मृति ईरानी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मदीना शहर भी पहुंची। जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर दिए। कोई कह रहा था कि यहां पर तो जाना मना है नॉन मुस्लिम का, ये कैसे पहुंच गई। कोई कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच गई। सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिए। लेकिन स्मृति ईरानी वहां पर क्यों गई थी ये आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूं अभी। स्मृति ईरानी सारी चीजों की देखभाल करने गई थी कि हमारे देश के, इंडिया के जो लोग यहां पर आते हैं हज करने, उनको आखिर किस तरह की फैसिलिटीज सऊदी अरब की सरकार यहां पर दे रही है। उन सारी चीजों का मुआयना किया, होटल वगैरह जो हमारे देश के हाजियों को मिलते हैं उन सारी चीजों की देखभाल की। स्मृति ईरानी मदीना शरीफ में बहुत सारी जगहों पर घूमी। उन्होंने इसके बहुत सारे फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए और लिखा कि मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की, इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक, पैगंबर की मस्जिद, मस्जिद नबी, उहुद के पहाड़, इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा, इन सारी जगहों की यात्राएं शामिल हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान मुझे इस्लाम की शुरुआत के दिनों के बारे में जानने का मौका मिला। इस दौरे में स्मृति ईरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इस तरह से मदीना शरीफ में पहुंचा हो, और जिस तरह से इस गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का मदीना शरीफ में स्वागत हुआ है, यह भी अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। स्मृति ईरानी ने वहां पर बहुत सारे बच्चों से मुलाकात की, मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात की, सबके साथ फोटो भी खिंचवाए। जो भी इस्लाम की पुरानी पुरानी चीजें थी वहां पर स्मृति ईरानी ने उन सब चीजों को देखा, घूमी। बहुत कुछ वहां पर स्मृति ईरानी ने इस यात्रा के दौरान किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह से राय रख रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।